हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एसी का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम टॉपिक 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस पे बेसिकली जो एलसी सर्किट है हम लोग पढ़ते हैं, 7 प्रकार के जो सर्किट हैं, उस सर्किट पे हम लोग जो जेईई मेन में PYQ आए हैं 2024 में, उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना टाइम बिताए हुए। ठीक है, तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन नंबर 18। एक बल्ब है, एक कैपेसिटर है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम कर लेते हैं, है ना। तो एक बल्ब है, बल्ब बोले तो एक रजिस्टर होगा, है ना, उसके साथ एक कैपेसिटर को जोड़ दिया गया। ठीक है, और उसको एक AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, AC से हमने जोड़ दिया तो ये बन गया सर्किट। ठीक है, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा बल्ब का R, इस कैपेसिटर का कुछ कैपेसिटेंस होगा, मान लीजिए C। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोला गया कि अ डाई इलेक्ट्रिक इज देन प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर के अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया गया। तो पूछा गया है कि इंसर्ट करने पर बल्ब के ग्लो पर, बल्ब के ब्राइटनेस पर क्या असर पड़ेगा। ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, घटेगा या वही रहेगा, क्या होगा बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सिंपल है। जो बल्ब का जो ब्राइटनेस होगा, तो ब्राइटनेस बोले तो पावर, है ना। तो पावर ऑफ बल्ब जो होता है ये हमें मालूम है I²R होता है। अब हम ये जान सकते हैं बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। वो तो एक रजिस्टर है, और रजिस्टर का जो वैल्यू है, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू, वो सोर्स पर डिपेंड नहीं करता कि सोर्स का फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, टाइम चेंज कर रहा है, तो फेज चेंज कर रहा है, उस बात पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। तो बस रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो पावर केवल चेंज कर सकता है जब करंट चेंज करेगा, राइट। तो हमें अगर ये पता लगा लें इस क्वेश्चन में कि सर्किट से करंट बढ़ेगा या घटेगा, है ना, इंसर्ट करने पर डाइलेक्ट्रिक को करंट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे पता लगाएंगे। तो ये बताइए, हम लोग पढ़े थे कैपेसिटर वाले चैप्टर में कि अगर किसी कैपेसिटर में अगर हम इंसर्ट कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक, तो उसका जो कैपेसिटेंस है C से बढ़ करके K टाइम्स C हो जाता है, राइट। तो कैपेसिटेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंक्रीज कर जा रहा है। अब कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज कर गया तो ये बताइए AC सर्किट में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो एक रेजिस्टेंस शो करेगा जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बोलते हैं, राइट। तो ये होता है 1/ωc, राइट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो C से कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली। तो C अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है XC क्या होगा, घटेगा। तो XC बोले तो जो कैपेसिटेंस, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था उसका वैल्यू घट गया। तो अब ये बताइए इस पूरे सर्किट का जो हमारा RC सर्किट दे रखा है, इस RC सर्किट का जो रेजिस्टेंस है जिसको हम इम्पीडेंस भी बोलते हैं Z, इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, √, रजिस्टर है तो R², कैपेसिटर है तो XC², है ना। तो ये जो हमारा इम्पीडेंस है सर्किट का, ये क्या हो रहा है, समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपने जैसे इंसर्ट किया कैपेसिटेंस बढ़ गया, XC का वैल्यू घट गया, Z का वैल्यू हमारा ये भी घट गया। मतलब सर्किट का ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है, जो इम्पीडेंस है वो घट गया। अगर घट गया तो जाहिर सी बात है हम वोल्टेज कैसे निकालते हैं, कि आप फिर मान लीजिए करंट कैसे निकालते हैं बताइए। करंट होता है मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन Z, यही करते हैं ना AC में, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं मैक्सिमम वैल्यू के बीच में। तो ये हमने अप्लाई किया तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि करंट का जो वैल्यू है वो Z के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है। तो अगर आपका Z का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज किया है तो करंट यहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब हमने ये पता लगा लिया कि करंट इस सर्किट में इंक्रीज कर रहा है। अब करंट अगर मालूम चल गया तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं पावर को, कि पावर क्या होगा, करंट पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। करंट बढ़ा मतलब पावर बढ़ा, पावर बढ़ा मतलब उस बल्ब का जो ब्राइटनेस है बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, XC का वैल्यू घटेगा, ओवरऑल इम्पीडेंस घटेगा, करंट बढ़ेगा, इसलिए पावर भी बढ़ेगा। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो इस लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए
इसमें बोला गया है कि एक कॉइल है ना, कॉइल बोले तो इंडक्टर है ना, तो एक हमारे पास कॉइल है, ठीक है। तो इस कॉइल को कनेक्ट किया गया है डीसी सप्लाई से, है ना, ध्यान दीजिएगा डीसी सप्लाई है। तो डीसी सप्लाई मान लीजिए एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, मतलब डीसी हो गया, ठीक है। डीसी का वोल्टेज दे रखा कितना 20 वोल्ट है, ठीक है। तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं डीसी सप्लाई से, तो इसमें बोला गया कि करंट फ्लो करता है कितना 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर करंट फ्लो किया। अब बाद में बोला गया कि अगर इसी इंडक्टर को हम एसी सप्लाई से जोड़ते हैं, एसी सप्लाई भी वही है, इंडक्टर वही है, एसी सप्लाई का जो वैल्यू है वो भी 20 वोल्ट ही है, चेंज नहीं किया है ना। और फ्रीक्वेंसी दे रखा है इसका 50 हर्ट्ज़, ठीक है ना। आप यहाँ पर जान चुके होंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 20 वोल्ट, मतलब कि ये कौन सा वोल्ट है, क्या मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं, ये आरएमएस वैल्यू, वी आरएमएस का वैल्यू दे रखा है ना, और ये फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू है, राइट, ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसने बोला कि जब हम एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो ये इंडक्टर, ये जो कॉइल है, इससे अब 4 एम्पीयर करंट पास करता है, मतलब पहले डीसी वाले में ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा था और एसी वाले में कम, है ना, ऐसा हो रहा है। तो पूछा गया है कि बताइए इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तो देखिए कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट समझिए, उसके बाद इसको बनाते हैं। जब भी हम डीसी सप्लाई जोड़ेंगे तो डीसी सप्लाई में हम मान के चलते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है वो चेंज नहीं कर रहा है, वोल्टेज चेंज नहीं कर रहा, करंट चेंज नहीं करेगा। करंट अगर चेंज नहीं करेगा तो इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो सेम रहेगा, फ्लक्स सेम रहेगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। मतलब ईएमएफ अगर इंड्यूस ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो जो इंडक्टेंस, वो जो हमारा इंडक्टर था, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस शो कर रहा था एसी सप्लाई में, वो डीसी सप्लाई में नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर एक्सेल का वैल्यू 0 होगा डीसी सप्लाई में, लेकिन यहाँ पर एक्सेल का वैल्यू 0 नहीं होगा। यही अंतर है डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई में, ठीक है। अब एक्सेल का वैल्यू डीसी सप्लाई में 0 है, तो ये बताइए कि इस डीसी वाले सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो भी होगा वो आर के बराबर होगा। इस कॉइल जिस वायर से बना हुआ है उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं रेजिस्टेंस आर है ना, इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम है, निकालना है मान लो। तो करंट आप निकाल भी सकते हो, करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, आर निकल जाएगा। कैसे बताइए, वोल्टेज दे रखा है 20 और करंट दे रखा है 5, तो 20/5 ओम्स लॉ से कितना आ जाएगा यहाँ से 4। तो 4 ओम आपका इस कॉइल का रेजिस्टेंस आ गया। इस कॉइल का मतलब कौन सा रेजिस्टेंस, एक्सेल नहीं, वो जिस वायर से बना हुआ है उसका रेजिस्टेंस, क्योंकि डीसी सप्लाई में एक्सेल तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए एसी की तरफ। तो एसी में क्या है, एसी में यहाँ पर एक्सेल 0 नहीं हो, एक्सेल का वैल्यू कुछ होगा, है ना। तो क्या आप एक्सेल निकाल सकते हो, एक्सेल कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सर्किट में, एसी सर्किट में क्या हम निकालेंगे, जेड, वहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पर जेड होगा, है ना। तो जेड कैसे निकालेंगे ये बताइए। पहले मेरे को आप ये बताइए, ये जो सर्किट एसी सर्किट है ये कौन सा सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है या एलआर सर्किट है। तो हम बोलेंगे ये एलआर सर्किट है। क्यों, देखिए इंडक्टर कोई भी है तो जिस वायर से बनेगा उस वायर के पास तो अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो वो प्योर इंडक्टिव सर्किट पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि जिस भी वायर से बनेगा उसके पास कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा, और अगर रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है मतलब एलआर सर्किट बनाएगा। तो ये बेसिकली दिखाया गया है केवल एल है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडक्टिव सर्किट है केवल है, ये एलआर सर्किट है। और एलआर सर्किट में ये बताइए कि इम्पीडेंस क्या होता है, जेड बराबर ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यही होता है ना। तो आप यहाँ से एक्स जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, हाँ कैसे, देखिए जेड कैसे निकालते हैं। जेड का फार्मूला हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू से आप निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है E0/I0 होता है ना। लेकिन ये बताइए क्या आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं, हमें दे रखा है आरएमएस वैल्यू। ये जो 4 एम्पियर दे रखा है ये कौन सा करंट है, मैक्सिमम करंट नहीं, आरएमएस करंट है। ये जो 20 वोल्ट दे रखा है ये मैक्सिमम वोल्टेज है, नहीं, ये आरएमएस वोल्टेज है। तो जिस तरीके से आप मैक्सिमम वैल्यू में रिलेशन अप्लाई करते हो ओम्स लॉ, जेड बराबर E0/I0, उसी तरीके से आप
RMS वैल्यू में भी निकाल सकते हो, रिलेशन कर सकते हो। तो ERMS अपॉन IRMS इसको हम लिख सकते हैं। कैसे? आप तुरंत कर सकते हो, ऊपर नीचे √2 से डिवाइड कर लो तो सेम वही आ जाएगा, है ना। तो अब बताइए इसका वैल्यू दे रखा ERMS कितना है 20, तो 20/4 कितना हो गया 5। इसका मतलब इस सर्किट का जो Z है ये आ गया 5 ओम। ठीक है, अच्छा 5 ओम आ गया। तो 5 ओम तो दोनों का रेजिस्टेंस मिला करके है ना, R भी है और XL भी है। तो अगर हम पहले से ये निकाल चुके हैं, R निकाल चुके हैं, ये बताइए R कितना निकाले थे 4 ओम। क्या ये इसका वैल्यू चेंज करेगा? चाहे आप सोर्स बदल दो, वोल्टेज कितना भी कर लो, क्या रेजिस्टेंस वायर का बदलेगा? नहीं। तो R का वैल्यू जो हम निकाल चुके वो तो वही रहेगा। तो R निकल गया, XL निकाल लो। कैसे बताइए? तो हम लिख सकते हैं Z² बराबर कितना R² प्लस XL²। तो यहाँ से ये बताइए कितना आ जाएगा, Z² बोले तो 5 का स्क्वायर है ना 25 बराबर R² बोले तो 16 प्लस XL²। तो यहाँ से आ जाएगा आपका XL का वैल्यू 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 3। ठीक है ना। तो XL हमारा आ गया 3 ओम। अब देखिए XL अगर निकल गया तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इंडक्टेंस L का वैल्यू निकालना है। तो ये बताइए XL का L से रिलेशन है? हाँ, क्या है, XL बराबर होता है ओमेगा इंटू L। तो अगर आपको L चाहिए तो L का वैल्यू हो जाएगा कितना XL बाई ओमेगा। और ओमेगा क्या आपको दे रखा है? नहीं, ओमेगा नहीं दे रखा, उसकी जगह फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज़। तो ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में बदल लीजिए। तो XL बाई 2 पाई ओमेगा का वैल्यू कितना होगा 2 पाई f। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर रखेंगे कितना आएगा, XL का वैल्यू हम यहाँ से निकाले हैं 3, तो 3 रख लिया डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू f का वैल्यू कितना 50। तो इतना हेनरी हमारा L का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ डेटा दे रखा है, बोला गया है कि पाई का वैल्यू कितना रखना है 3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं पाई का वैल्यू 3, ऊपर में 3 है और पाई का वैल्यू 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1/100। तो 1/100 क्या हेनरी, लेकिन ऑप्शन में है मिली हेनरी में, तो इसको 1000 से गुना कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 मिली हेनरी। आंसर यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चले अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। बोला जा रहा है कि एक कैपेसिटर है, उसका इंडक्टेंस दे रखा है। कैपेसिटर का इंडक्टेंस का मतलब XC का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 4√3 ओम। ठीक है, और एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, मतलब R का वैल्यू आपको दे रखा है 4 ओम। ठीक है, बोला गया दोनों को सीरीज़ में जोड़ दिया गया। ठीक है, जोड़ दिया गया मतलब ये हो गया हमारा कैपेसिटर और ये हो गया रजिस्टर। ठीक है, उसको जब हम AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ये हो गया हमारा AC सोर्स, इसको जोड़ दिया। तो AC सोर्स जिससे हम जोड़े हैं उसका मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि V0 का वैल्यू दे रखा है 8√2 वोल्ट। ठीक है, तो पूछा गया पावर डिसिपेशन इस सर्किट में कितना होगा। अब ये बताइए कि पावर डिसिपेशन का क्या फार्मूला होता है AC सर्किट में, P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। cos फाई क्या होता है पावर फैक्टर, और cos फाई को हम क्या लिखते हैं R/Z, ये लिखते हैं ना। तो ये हम वैल्यू निकालेंगे और हमारा पावर निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले देखिए VRMS है, तो VRMS क्या हो जाएगा, VRMS होगा मैक्सिमम वैल्यू बाई √2। तो मैक्सिमम वैल्यू है 8√2, डिवाइड बाई √2 करेगा तो केवल 8 बचेगा, तो इसका वैल्यू हो गया 8। अच्छा, अब हमें निकालना है किसका वैल्यू IR, RMS वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो पहले करंट का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये बताइए मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ओम्स लॉ अप्लाई करिए। तो I0 बराबर क्या होता है, I0 बराबर होता है E0/Z, लेकिन हमें तो Z भी मालूम नहीं है, तो पहले Z निकालना पड़ेगा। चले Z निकाल लेते हैं। Z का क्या फार्मूला होगा, ये कौन सा सर्किट है, RC सर्किट है। RC सर्किट में क्या होगा Z, तो ये हो जाएगा R² प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा R का वैल्यू दे रखा है आपका कितना 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और XC का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 16 या 48। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 16 कितना हो गया 64,
64 का स्क्वायर रूट कितना 8 ओम। तो ये हो गया जेड। तो जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो है 8 ओम। तो यहाँ से हम डिवाइड करके निकाल लेंगे मैक्सिमम करंट कितना, तो 8√2 ये हो गया मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम इम्पीडेंस कितना 8। तो अगर आप डिवाइड करते हो यहाँ से आ जाएगा √2 एम्पियर। तो ये I0 आया, मैक्सिमम वैल्यू आया करंट का। तो IRMS कितना आ जाएगा, तो IRMS कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाई √2 कर लेंगे। तो यहाँ पर से √2/√2 कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो IRMS आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर पावर निकालना था, तो यहाँ पर I का वैल्यू कितना रख लेंगे 1 एम्पियर, ठीक है। अब बचा कितना R/Z, तो R कितना दे रखा है 4, और Z अभी भी हम निकाले हैं कितना 8, तो 4/8 हो गया। तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो गया और हमारा 4 एवरेज पावर आ गया 4 वाट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 वाट। तो यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 4 वाट, ठीक है। अच्छा, तो चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन 21। देखिए क्या बोला गया, स्क्रीन पे क्वेश्चन है। बोला गया है इस क्वेश्चन में कि एक LCR सर्किट है, ठीक है ना, मतलब तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है L, C और R, इज एट रेजोनेंस। अब देखिए LCR सर्किट है और वो रेजोनेंस में है। ये बताइए रेजोनेंस क्या होता था, है ना। रेजोनेंस LCR सर्किट में क्या होता था, ये वह सिचुएशन था जहाँ पर पावर मैक्सिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है और जेड मिनिमम होता है। ये बताया जेड मिनिमम कब होता था, जब XL और XC दोनों बराबर हो जाता है। और हमारा जब ये बराबर हो जाए XL बराबर XC, उस वक्त जेड मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा R के बराबर, रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है ना। अच्छा, तो बोला गया इस रेजोनेंस कंडीशन पे पूछा गया है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसको हमने हाफ कर दिया। रेजिस्टेंस यानी कि ये जो हमारा पहले R था ये R से घटा करके R/2 कर दिया गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है, केवल R को बदला गया है। तो पूछा गया करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड मतलब करंट का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि I0। करंट एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होगा, R को आधा करने से क्या करंट एम्पलीट्यूड चेंज करेगा, अगर चेंज करेगा तो कितना हो जाएगा निकालना है, ठीक है। अब देखिए तो करंट का जेट के साथ क्या रिलेशन है बता सकते हैं। मैक्सिमम करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट हो जाता है ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन जेड, ठीक है ना। अब रेजोनेंस कंडीशन पे बात करें, इसमें बोला गया वोल्टेज वगैरह सपोज सेम है, तो वोल्टेज सेम है तो V0 ही है। लेकिन जेड जो है रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है R के बराबर, तो ये हो गया R, जेड को लिख सकते हैं R। अब देखिए जो मैक्सिमम करंट है हमारा वो डिपेंड कर रहा है किस पे, रेजिस्टेंस पे, और हम यहाँ पर केवल रेजिस्टेंस को ही चेंज कर रहे हैं, बाकी सारा पैरामीटर कांस्टेंट है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली। तो अगर आप रेजिस्टेंस को हाफ कर रहे हो, अगर इसको हाफ कर रहे हो तो करंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली है ना। तो यही पूछा गया था कि करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि करंट एम्पलीट्यूड रेजोनेंस पर क्या होगा, तो ये हमारा डबल हो जाएगा, आंसर नंबर बी। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर। लेक्चर थोड़ा सा लंबा ना हो जाए इसलिए अगले लेक्चर में पार्ट 2 करके हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।